हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, वेलकम टू टुडेज रिवीजन सेशन। क्या करने वाले हैं सर आज की क्लास में अपन लोग? आज की क्लास में हम लोग बचे हुए दो सेक्शन जो आपके चैप्टर 9 के हैं वो करने वाले हैं, और कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा और ये सेशन जो है हम खत्म कर देंगे। पर सर, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सेक्शन 132 और सेक्शन 135। फटाफट चैट में मेरे को ये बताओ, आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? फटाफट चैट में बताइए, आवाज क्लियरली आ रही है? ठीक है, परफेक्ट। ग्रेट सर, चलो। सर, सेक्शन नंबर 132 शुरू करते हैं, और हमको सेक्शन 132 और 135 पढ़ना है। 132 किसके बारे में बात करता है सर? ये वो बहुत प्यारा सेक्शन है जिससे आपको नफरा है, जिससे आपको क्या है? एनएफआरए है सर, नफरा। एनएफआरए क्या कहता है? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरे को बताइए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी कौन बनाएगा सर? एनएफआरए को कॉन्स्टिट्यूट करेगा सीजी। आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एनएफआरए को कॉन्स्टिट्यूट करेगा। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, एनएफआरए का मेजर काम क्या होगा? ये वाला थियोरिटिकल पोर्शन बस आपको संभालना है, बाकी सब चीजें आप संभाल लोगे। सर, एनएफआरए का काम क्या होगा? सबसे पहले इन्होंने कहा कि एनएफआरए हैज टू प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। सर, वो किसके लिए काम कर रहे हैं? पब्लिक के लिए। जाने दो, पहले मैं आप लोगों को एनएफआरए थियोरिटिकल नहीं पढ़ाता, मैं आपको बता देता हूं एनएफआरए क्या होता है। सर देखो, आईसीआई क्या करता था? आईसीआई सारे सीए को कंट्रोल करता था, और सीए जाके क्या करता था? ऑडिट करता था। किसका? कंपनीज का ऑडिट करता था। पर अगर फर्ज करो कि अगर आईसीआई और सीए दोनों मिल गए, तो किसी भी तरह का फ्रॉड हो सकता है। सत्यम फ्रॉड हुआ क्योंकि पीडब्ल्यूसी मिल गया था अपने किसके साथ? अपना पीडब्ल्यूसी इन्वॉल्व हो गया था फ्रॉड में। तो भैया, जब इस तरह की चीजें होती है ना, हाँ, तो हमारे सीए के ऊपर एक और इंसान चाहिए होता है जो क्या करे? उसको मॉनिटर करे। और वो इंसान कौन है सर? वो इंसान है आपका एनएफआरए। वो ऑर्गेनाइजेशन है एनएफआरए। सर, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब एनएफआरए बनाया तो उसके बाद हमारे आईसीआई की मोनोपोली चली गई, जहां पे वो सिर्फ सीए को अकेले कंट्रोल करते थे। एनएफआरए भी जो है वो सीएस के पीछे पड़ सकते हैं। अब एनएफआरए का मेजर काम क्या होता है सर? एनएफआरए का काम होता है ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाना। अरे पर वो सब पड़ा, वो तो बना हुआ है ना सर, ऑलरेडी इतना दर्द मचा रहे हैं। और बनाएंगे क्या ये लोग? हाँ, ये लोग और भी बना सकते हैं जैसा इनको ठीक लगे, पर जब तक ये लोग नहीं बना लेते, तब तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने बना रखा है उसको फॉलो कर लेंगे। सर, ये बनाना इनका एक काम है। दूसरा काम क्या है पता है? दूसरा काम ये है कि जब एक सीए जाकर के किसी कंपनी में काम करता है, सर्विस देता है, तो उसकी सर्विस की क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी कैसी है सर्विस की उसकी? उसको मॉनिटर करेगा कि ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। सर, ढंग से काम मतलब जो जो स्टेप्स आपको एज एन ऑडिटर फॉलो करने चाहिए, आप वो स्टेप्स फॉलो कर रहे हो क्या? क्या आपको कोई और प्रॉब्लम है? कोई भी और चीज, सब सर ये सारी चीजें क्या करेगा? आपका एनएफआरए आपके बिहाफ में चेक करेगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग अभी जुड़े हैं, इस वीडियो से डायरेक्टली जुड़े हैं, मेरी बात सुनना, सेक्शन 132 135 छोड़ के बाकी इस चैप्टर के पूरे सेक्शन हमारे कल वाले यानी कि पिछले रिवीजन में डिस्कस हो गए। आपको पूरा एक रिवीजन प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहां पे आपको मेरे सारे चैप्टर वाइज ऑर्गेनाइज आपको सारे रिवीजन मिल जाएंगे। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनो। तो सर, क्या करता है एनएफआरए? उसकी क्वालिटी ऑफ सर्विस चेक करता है। क्वालिटी ऑफ सर्विस मतलब क्या? ढंग से काम कर रहा है क्या? ढंग से काम कर रहे हैं क्या? कैसे समय पे काम कर रहे हैं? सारा डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं क्या? ये एनएफआरए का काम होता है। तो सर, एनएफआरए क्या है पता है? एनएफआरए इज अ काइंड ऑफ ब्लड हाउंड। ब्लड हाउंड मतलब क्या सर? ब्लड हाउंड मतलब ये खोज खोज के गलतियां निकालता है ऑडिटर की, और फिर उसको इंप्रूव करने का तरीका बताता है। अब दोस्तों देखो, एनएफआरए का फंक्शन क्या है? वो काम करता है टू प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। क्या पब्लिक इंटरेस्ट सर? सर, अगर फ्रॉड नहीं होएगा, पब्लिक का ही पैसा बचेगा ना, तो फ्रॉड पब्लिक इंटरेस्ट के लिए एंड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर क्रेडिटर बाय दो चीजें करता है। पहला, हाई क्वालिटी अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश करता है। मतलब तुम क्या कहना चाहते हो रे? हमारी जो आईसीआई ने किया है वो हाई क्वालिटी नहीं है, बकवास मत करो। पर चलो, लिख दिया सर इन्होंने हाई क्वालिटी। और दूसरा, इफेक्टिव ओवरसाइट ऑन द अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग फंक्शन। ओवरसाइट मतलब वो नजर रखेगा कि तुम ढंग से काम कर रहे हो कि नहीं, पूरी पूरी नजर रहेगी आपके एनएफआरए की। अब दोस्तों उसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनना, एनएफआरए शेल एक्सरसाइज द फॉलोइंग फंक्शन 1 2 3। पहला, मेंटेन पर्टिकुलर्स ऑफ ऑडिटर अपॉइंटेड इन कंपनीज एंड बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब उसको हर कंपनी का पता रहेगा कि भैया कौन से कंपनी में कौन सा ऑडिटर है। दूसरा, वो रेकमेंड करेगा ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर सीजी का अप्रूवल। सर, एक सेकेंड, ये गलती से सर, ये इंटेंशनल नहीं है सर। तुमको ऐसा लग सकता है इंटेंशनल है, पर ये गलती से है सर। इसको मैं अगले एडिशन में करेक्शन करवा दूंगा, ये डबल एएस आएगा सर। मेरी बात ध्यान से सुनो। उसके बाद मैंने क्या कहा? आपके तीन फंक्शन है। पहला,
आपको पूरा हिस्ट्री पता है, आपको पूरा डिटेल पता रहेगा कौन से कंपनी में कौन सा ऑडिटर है। दूसरा, रेकमेंड द ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर सीजी's अप्रूवल। सर आपको पता है ना, जब आपने सेक्शन 133 पढ़ा था, वहां पे भी लिखा था कि सीजी अकाउंटिंग ऑडिटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे बनाएगा, उसको आईसीआई रेकमेंड करेगा इन कंसल्टेशन विद एनएफआरए। तो यहाँ पे एनएफआरए को भी पावर दिया जाता है कि तू सेंट्रल गवर्नमेंट को बता अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए, और उसके बाद मॉनिटर एंड एनफोर्स कंप्लायंस विद एएस। एक होता है सर बनाना, और एक होता है कंप्लायंस करवाना। तो हम सिर्फ ये नहीं करेंगे कि हम आपसे बनवा के लेंगे, हम एक बार आपसे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बना दिए ना, उसके बाद हम ये भी इंश्योर करेंगे कि तुम इसको कंप्लाई करते हो। सर मेरी बात ध्यान से बस सुनते जाना, लास्ट में जब समेट के दूंगा ना, आपको सारी चीजें वैसी की वैसी याद हो जाएगी। आप बस क्या करते जाना, एकदम आराम से सुनते जाना क्या कह रहा हूं मैं। सर ये हो गया आपका बेसिक पॉइंट। अब दोस्तों ये सब में से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आगे वाले पॉइंट में देखो मैंने आपको तीन चीजें बोली। पहली चीज है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाओ, दूसरी चीज है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बनाओ, और तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है ओवरसीइंग क्वालिटी ऑफ सर्विस, कि जो सर्विस तुम प्रोवाइड कर रहे हो उसकी क्वालिटी कैसी है। सर ये जो तीन काम दिया गया है एनएफआरए को, इसके बारे में इन्होंने डिटेल में चर्चा की है। पहले मेरे को बताओ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कैसे बनाओगे। सर सोचो ना एक बार, एनएफआरए क्या बनाने बैठ रहे हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बनाने बैठ रहे हैं। सर वो क्या करेगा, टू इंश्योर कंप्लायंस विद द अकाउंटिंग, अच्छा टू और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने बैठ रहे हैं, तो क्या करेगा वो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तुम कंप्लाई कर रहे हो कि नहीं। मैं चाहता हूं कि तुमको जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने बनाया तुम कंप्लाई करो। अभी कौन कौन कंप्लाई करेगा सर, एक ऑडिटर और एक कंपनी। एक कंपनी कंप्लायंस करेगी, ऑडिटर चेक करेगा, तो तुम कंप्लाई कर रहे हो कि नहीं। वो कैसे पता चलेगा सर, वो क्या करेगा, वो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू कर लेगा या एडिशनल इंफॉर्मेशन मंगवा लेगा आपसे। जरा बताना कैसे तुमने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया। दूसरा, सर वो पर्सनल प्रेजेंस मांग सकता है कंपनी के ऑफिसर या ऑडिटर्स का, कि आओ कभी हवेली पे और बता के जाओ कैसे तुमने अकाउंटिंग की है। तीसरा, शेल पब्लिश इट्स फाइंडिंग, जो भी आपका फाइंडिंग है कि आपको पता चला यार रिलायंस इंडस्ट्री जो है ना वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे, तो आप उसको अपने वेबसाइट में क्या करोगे, आप उसको अपने वेबसाइट में पब्लिश करोगे, अनलेस नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट। सर अनलेस नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट मतलब क्या, सर अगर रिलायंस का छोटा सा नॉन कंप्लाइंस अगर आप अपने वेबसाइट पे डालोगे तो सर पैनिक करके शेयर प्राइस अगर डाउन हो जाएगा तो ये पब्लिक के लिए अच्छा नहीं है, तो इसलिए आप फिर उसको मत डालना, पर अदरवाइज आपको पब्लिश करना पड़ेगा अपना फाइंडिंग। एंड वेयर एनएफआरए फाइंड्स वायलेशन इट में फर्दर इन्वेस्टिगेट, उसको लगता है यार बहुत वायलेशन है, बहुत जगह इन्होंने कंप्लाइंस नहीं किया है, तो वो आगे और इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। सर इधर देखो ना, मेरी बात सुनो प्लीज। सर क्या पढ़ रहे हो, एनएफआरए को तीन काम दिया गया है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का, और जो भी काम ऑडिटर करता है उसको ओवरसी करने का। अभी हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर बनाएगा कैसे इंश्योर करेगा कि तुम मेरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हो। तो दोस्तों उसके लिए इन्होंने क्या कहा, चार चीजें आप ध्यान रखो। सबसे पहला, वो रिव्यू कर सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कोई भी और डॉक्यूमेंट उसको लगे तो। दूसरा, वो पर्सनल प्रेजेंस आने बोल सकता है आओ कभी हवेली पे और आकर के मेरे को इन्फॉर्मेशन देके जाओ। तीसरा, जो भी उसको फाइंडिंग्स मिली है ना उसको अपने वेबसाइट पे पब्लिश करना कि हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिव्यू किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट और हमको लगता है ये चीज गलत है। पर अगर आपको लगता है ये जो पब्लिश करोगे ना इट विल नॉट बी इन पब्लिक इंटरेस्ट, इससे पब्लिक का नुकसान हो जाएगा, तो फिर आप उसको पब्लिश मत करना, और कोई भी वायलेशन मिला तो आप उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना। सर ये सारे पॉइंट्स कहां लिखे हुए हैं, ये सारे पॉइंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखे हुए हैं। उसके बाद दोस्तों ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं। जैसे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है ना राजा, मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है पर आवाज क्लियरली आ रही है। हम्म, ओके, चलो ठीक है, मेरी बात सुनो सर। सर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में क्या होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। सर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, जो भी आपका ऑडिट करने के लिए जो भी आपको कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं वो आपका ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में लिखा होता है, जिसको हम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बोलते हैं। ये लोग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ही बोलते हैं। ये लोग क्या कहते हैं सर, टू इंश्योर कंप्लायंस विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या करेगा एनएफआरए, एनएफआरए रिव्यू करेगा वर्किंग पेपर। सर आपका जो ऑडिटर वर्किंग पेपर्स बनाता है उसको रिव्यू करेगा एनएफआरए एंड द कम्युनिकेशंस रिलेटेड टू ऑडिट, जो आपने ईमेल भेजा, जो आपको रिप्लाई आया, वो सारे रिव्यू करेगा। दूसरा, इवैल्यूएट द ऑडिटर्स क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम एंड डॉक्यूमेंटेशन, कि ऑडिटर अपना क्या सिस्टम बैठा रखा है कि उसका क्वालिटी खराब ना हो, वो सिस्टम को इवैल्यूएट करना और उसका डॉक्यूमेंटेशन एक बार चेक करना। मतलब सर आपने पहले वर्किंग पेपर चेक किया और आपने सिस्टम चेक किया क्वालिटी कंट्रोल, जिसको हम बोलते हैं क्यूसीएस, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम आप चेक करोगे। उसके बाद परफॉर्म अदर टेस्टिंग ऑफ ऑडिट एंड क्वालिटी कंट्रोल, सर आपको और भी कोई टेस्टिंग लगे तो आप वो कर लो,
चौथा, रिक्वायर ऑडिटर टू रिपोर्ट ऑन गवर्नेंस प्रैक्टिसेस एंड रिस्क रिडक्शन मेजर्स। आप जाके ऑडिटर को बोल सकते हो मेरे को एक रिपोर्ट दे तू कि तेरा गवर्नेंस, तेरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या स्ट्रक्चर है और तेरा रिस्क को रिड्यूस करने का क्या तरीका है, तू क्या रिडक्शन मेथड फॉलो करता है, उसके बारे में मेरे को एक रिपोर्ट दे। उसके बाद सर आप एडिशनल इंफॉर्मेशन मांग सकते हो या ऑडिटर का पर्सनल प्रेजेंस भी मांग सकते हो। सिमिलर पॉइंट पिछले वाले केस में था। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, यू विल मॉनिटर एंड एनफोर्स थ्रू एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स एंड एक्सपर्ट्स इन ऑडिट। आप क्या करोगे, आप अपने पास ऐसे एक्सपीरियंस्ड लोग रखोगे, आप अपने पास ऐसे एक्सपीरियंस्ड लोग रखोगे जो क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा रिव्यू करने वाले हैं। उसके बाद आपका जो भी फाइंडिंग्स होगा उसको पब्लिश करना विद एक्सेप्शन फॉर पब्लिक इंटरेस्ट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। मतलब अगर आपको जो चीज मिली है वो बहुत कॉन्फिडेंशियल है, मतलब सीक्रेट है, तो आप उसको पब्लिश मत करो। या आपको लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो आप उसको पब्लिश मत करो, अदरवाइज आप पब्लिश कर देना। सेंड अ सेपरेट रिपोर्ट विद प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन टू द सीजी। आप फिर उसके बाद पूरा चिट्ठा खोल के सीजी को एक रिपोर्ट भेजना। एंड इन्वेस्टिगेट और टेक एनफोर्समेंट एक्शन। अगर आपको वायलेशन दिखाए, अगर आपको दिखाए ऑडिटर ने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस नहीं किया है, तो फिर आप इन्वेस्टिगेशन करके एक्शन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर सर यहां तक का आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा। सर देखो रिलेटिवली सोचना बहुत आसान है, हम धीरे धीरे लॉ करते करते ऑडिट में घुस गए। क्या हुआ सर, सिंपल सा सोचना, एक बात सोचो, मिस्टर अजय देवगन जो है हमारा ऑडिट कर रहे हैं किसका, विमल पान मसाला लिमिटेड। विमल पान मसाला लिमिटेड है जिसके मिस्टर अजय देवगन ऑडिट है। सर ये तुम्ही हो दाता, तुम्ही हो माता, पिता तुम्ही हो, पूरा हाल वही है, अजय देवगन सब कुछ है विमल पान मसाला का। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सर, जब विमल पान मसाला का अजय देवगन ऑडिट कर रहा है तो वो तो अपना काम कर रहा है, पर मैं एनएफआरए हूं, मैं आया हूं देखने के लिए कि तू अपना काम ढंग से कर रहा है क्या। तो मैंने बोला पहले अपना वर्किंग पेपर्स दे। पहले मैंने क्या बोला, तू अपना वर्किंग पेपर्स दे। दूसरा मैंने बोला अपना क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बता कि तू कैसे इंश्योर करता है कि तेरा ऑडिट अच्छी क्वालिटी में हो रही है। ये दोनों मैंने मांगा। उसके बाद मैंने बोला कि तू मेरे को बता तेरा रिस्क मेजरमेंट का, रिस्क रिडक्शन का प्रैक्टिस क्या है, तू कैसे रिस्क रिड्यूस करता है। फिर मैंने बोला कभी मेरे को एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मांग लिया, या उसका पर्सनल प्रेजेंस चाहिए तो मैंने उसको ऑफिस में बुला लिया। और मैंने ये सब काम करने के लिए अपने एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स को लगाए, ऐसा कोई एरा गहरा नत्थु गहरा नहीं है। और फिर जो भी मेरी फाइंडिंग्स हुई ना सर, उसको मैं अपने वेबसाइट में डाल दूंगा, अनलेस पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है या कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू है। पर एक बार ये करने के बाद मैं सीजी को एक प्रॉपर रिपोर्ट भेजूंगा जिसमें उसको सारी बातें बताऊंगा। और अगर मेरे को लगे आगे इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है तो मैं वो करूंगा। ये पूरा का पूरा प्रोविजन आपके ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का है। और तीसरा काम आपको क्या करना है, आपको ओवरसी करना है क्वालिटी ऑफ सर्विस। सर क्वालिटी ऑफ सर्विस का क्या मतलब होता है राजा, अगर आपने जाके, अजय देवगन ने जाके विमल पान मसाला का इंटरनल कंट्रोल पूरा चेक किया, तो क्वालिटी ऑफ सर्विस का मतलब होता है जो पूरा इंटरनल कंट्रोल चेक किया उसको तूने डॉक्यूमेंट किया क्या अच्छे से, उसके वर्किंग पेपर्स बनाए क्या, तो सर वो आपका क्वालिटी ऑफ सर्विस होता है। तो भैया आप ओवरसी करेगा क्वालिटी ऑफ सर्विस, कौन कौन ओवरसी करेगा, ये ओवरसी करेगा आपका ऑडिटर, मैं आपका एनएफआरए। मेरी बात ध्यान से सुनना सर, एक बार ओवरसी किया और मेरे को दिखा अजय देवगन यार ठीक ठाक काम कर रहे हैं, कुछ खास काम नहीं कर रहे, तो आप सिर्फ नजर नहीं मारोगे, आप उसको इंप्रूव करने में भी हेल्प करोगे, कुछ अच्छा भी करोगे। कैसे इंप्रूव करोगे सर, देखो एनएफआरए में इंस्ट्रक्ट द ऑडिटर टू इंप्रूव ऑडिट क्वालिटी। आप उसको बोलो ऑडिट क्वालिटी इंप्रूव करा जाए, देवगन कैसे करोगे सर, आप उसको बताओ, एक डिटेल प्लान बताओ, टाइम लिमिट्स बताओ। आप बोलो ऑडिट क्वालिटी। सर ऑडिट क्वालिटी में क्या आता है पता है, ऑडिट क्वालिटी में एक और चीज आती है कि ऑडिट शुरू और टाइम एकदम समय पे खत्म किया। मान लो आप अदर इनकम जैसे छोटी चीज की टेस्टिंग कर रहे हो, आप 5-5 दिन तक टेस्टिंग कर रहे हो, लॉ बोलता है गलत है, तो वो क्या बनाएगा, एनएफआरए आपके लिए डिटेल प्लान बना के देगा और उसके साथ टाइम लिमिट्स भी देगा। ऑडिटर विल हैव टू विल हैव टू इंप्लीमेंट दिस एंड देन सेंड अ रिपोर्ट टू एनएफआरए कि सर आपने जो बोला था वो मैंने मान के देखा, करके देखो अच्छा लगता है। एनएफआरए ने बोला था करके देखो अच्छा लगता है, अजय देवगन आके बोला आज मैं करके आया अच्छा लगा। क्या सोच रहे हो रे तुम, अरे करके देखो अच्छा लगता है मतलब तुम ये टाइम लिमिट कंप्लाई करके देखो। अजय देवगन टाइम लिमिट कंप्लाई करके आया और बोला मेरे को अच्छा लगा। उसके बाद दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, एनएफआरए मॉनिटर्स द ऑडिटर्स प्रोग्रेस एंड टेक्स अप्रोप्रिएट एक्शन बेस्ड ऑन इंप्रूवमेंट मेड। सर क्या करेगा वो ऑडिटर का प्रोग्रेस देखेगा एंड जो भी उसका लगे वो एक्शन लेगा। सर एनएफआरए में रेफर केसेस टू क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। सर क्वालिटी रिव्यू बोर्ड एनएफआरए के ऊपर एक और जन है, एनएफआरए का ऊपर नहीं, साथ में एक और जना है जो क्या करता है, क्वालिटी रिव्यू करता है। मतलब जो भी आपकी क्वालिटी है उसका काम भी यही है, क्वालिटी रिव्यू करता है। अगर एनएफआरए को लग रहा है ना मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो वो पूरा का पूरा केस किसको दे देगा, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को दे देगा। और ये सब करने के लिए वो एक्सपर्ट्स का क्या लेगा, सपोर्ट लेगा। एक्सपर्ट्स होंगे जो आपको क्या करेंगे, ओवरसी करने में हेल्प करेंगे। दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनते जाना ना प्लीज। सर क्या कहा मैंने, 4 पॉइंट है ओवरसी ऑफ क्वालिटी में। सर आप अपनी ओवरसी ऑफ क्वालिटी में इंप्रूव करोगे क्वालिटी और ऑडिट क्वालिटी कैसे, आप उनको एक डिटेल प्लान और टाइम लिमिट बना के दोगे। उसके बाद मैंने कहा कि आप ऑडिटर्स का प्रोग्रेस नापोगे और आप अप्रोप्रिएट एक्शन लोगे। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड जो है
क्वालिटी रिव्यू बोर्ड जो है उसको भी असाइन कर सकते हो केस, और आप एक्सपर्ट का सपोर्ट लोगे। सर ये सब आपका काम रहेगा एज एन एनएफआरए। बस यही दर्द था भाई, इसके और दर्द था भी नहीं यार। अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ओवरसीइंग, ये तीनों में आप जनरल स्टेटमेंट भी लिखोगे ना, अकाउंटिंग में आप उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में आप वर्किंग पेपर्स देखोगे, और क्वालिटी ऑफ सर्विस में जो भी काम है वो देख के आप उसको इंप्रूवमेंट का स्कोप बताओगे। ये हो गया सर आपका एनएफआरए का बेसिक डिटेल। अब दोस्तों एनएफआरए का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, मतलब एनएफआरए में कौन कौन होता है, सर ध्यान से सुनना। सर एनएफआरए में एक चेयरपर्सन होता है जो एक्सपर्ट होता है अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंस, लॉ वगैरह में, और उसके अलावा उसके पास 15 मेंबर्स तक लोग होते हैं जो फुल टाइम या पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। कितने? 15 मेंबर होते हैं जो फुल टाइम या पार्ट टाइम होते हैं। सर अब मेरी बात सुनना ध्यान से। सर ये क्या लिखा हुआ है सेक्शन 3B, देयर शैल बी एन एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ एनएफआरए कंसिस्टिंग ऑफ चेयरपर्सन एंड फुल टाइम मेंबर फॉर एफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन। सर आप एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाओगे, मतलब एनएफआरए अपने आप में एक बॉडी है, जैसे आपका सेबी है, जैसे आपका सेबी है वैसे एनएफआरए अपने आप में एक बॉडी है जो क्या करेगा, उसमें एक चेयरपर्सन होंगे और उसमें कुछ फुल टाइम मेंबर्स होंगे। समझे क्या? अब इंपॉर्टेंट ये है राजा कि चेयरपर्सन में आपने किसको बैठाया है, वो पर्सन जो अकाउंट या ऑडिट में एक्सपर्ट है। मान लो आपने चेयरपर्सन में जिसको बैठा दिया वो आपका मान लो डायरेक्टर डेलोइट का हेड था, डेलोइट का हेड था, तो डेलोइट के हेड को ऐसे एनएफआरए में बैठा सकते हो क्या? नहीं सर, देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसीलिए जब आप चेयरपर्सन बन रहे हो या मेंबर बन रहे हो, आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, अ डिक्लेरेशन टू सीजी दैट देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और नो लैक ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस की भी कोई कमी नहीं है, ना तो इंटरेस्ट की कमी है ना ही इंडिपेंडेंस की कमी है। और दूसरा, नॉट एसोसिएटेड विद एनी ऑडिट फर्म। मेरा किसी ऑडिट फर्म से ना तो अभी लेना देना है, और ना ही जब मेरा टेन्योर खत्म होगा उसके बाद भी मेरा 2 साल तक लेना देना नहीं होएगा। ये कौन बोल रहा है सर? चेयरपर्सन और मेंबर एक डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि सर मेरी बात सुनो, दो चीजें, एक तो मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है और मेरा लैक ऑफ इंडिपेंडेंस भी नहीं है, मतलब मेरा कोई बायस नहीं हूं मैं कहीं पे, और दूसरा मेरा इंडिपेंडेंस भी है सर, मैं कहीं पे भी डिपेंडेंट नहीं हूं, और दूसरा मैं किसी ऑडिट फर्म से एसोसिएटेड ना हूं और ना रहूंगा। जब मेरा यहाँ काम खत्म भी हो जाएगा ना, उसके बाद भी मैं 2 साल तक एसोसिएटेड नहीं रहूंगा। सर समझ गए क्या आप? हाँ, समझ गए। समझे राजा? आगे बढ़ू? ओके। अब सुनो सर, आपने कहा कि फुल टाइम और पार्ट टाइम मेंबर होंगे। पार्ट टाइम मेंबर में कुछ लोग फिक्स्ड है जो आपके एनएफआरए में आके बैठेंगे। दोस्तों मैंने क्लास में आपको एनएफआरए की वेबसाइट में दिखाया था, पर मेरी बात ध्यान से सुनना। क्या कहा मैंने? अगर आप एमसीए के रिप्रेजेंटेटिव हो, आपको एक कितने लोग चाहिए सर? ये सारे लोग तो चाहिए ही चाहिए। एक एमसीए का रिप्रेजेंटेटिव आएगा, कौन? जो एमसीए में ज्वाइंट सेक्रेटरी है, और ये एक्स ऑफिशियो होगा। सर एक्स ऑफिशियो का क्या मतलब होता है? एक्स ऑफिशियो मतलब जब आप एक कुर्सी में किसी इंसान को बैठे हो, जस्ट बिकॉज वो किसी और कुर्सी में बैठा है, तो बोला जाएगा दिस कुर्सी इज एक्स ऑफिशियो टू द अदर कुर्सी। जैसे कि एनएफआरए में एक कुर्सी है, उस कुर्सी में एमसीए का ज्वाइंट सेक्रेटरी बैठेगा। सर ज्वाइंट सेक्रेटरी रमेश है तो रमेश बैठेगा, ज्वाइंट सेक्रेटरी सुरेश है तो सुरेश बैठेगा। उसको रमेश या सुरेश से लेना देना नहीं है, उसको एमसीए के ज्वाइंट सेक्रेटरी से लेना देना है। तो जब आप एक पोजीशन पे किसी पर्सन का नाम देने की जगह किसी और ऑफिस का नाम देते हो तो उसको कहते हैं एक्स ऑफिशियो। तो सर एमसीए का रिप्रेजेंटेटिव आएगा एक ज्वाइंट सेक्रेटरी, उसके अलावा सर आपका सीएनएजी का रिप्रेजेंटेटिव आएगा, उसके बाद आरबीआई का, सेबी का, प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआई आएगा। सर आईसीआई का प्रेसिडेंट आएगा, आईएस के, आईसीआई के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बोर्ड का चेयरपर्सन आएगा, आईसीआई के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के बोर्ड का चेयरपर्सन आएगा। तो 3 लोग तो आईसीआई वाले कब्जा करके बैठ गए। क्या कहा सर? लॉ ने बोला एनएफआरए बनाएंगे, आईसीआई ने बोला हाँ ठीक है उसमें हम ही बैठेंगे जाके, काम खत्म, हिसाब बराबर। ठीक है सर, उसके बाद लास्ट में कौन आएगा? आपका 2 एक्सपर्ट, 2 एक्सपर्ट आएंगे। 2 एक्सपर्ट जो क्या करेंगे राजा? 2 एक्सपर्ट जो आपके अकाउंटेंसी, ऑडिट और फाइनेंस लॉ पे एक्सपर्ट होंगे। ये सारे लोग आपके कहां पे बैठेंगे सर? आपके एनएफआरए में दोस्तों। एमसीए, सीएनडीजी, आरबीआई, उसके अलावा सेबी, ये 4 बड़े बड़े अथॉरिटी। एमसीए तो अलग याद कर लो, सीजी अलग याद कर लो, आरबीआई और सेबी अलग याद करो, और आईसीआई के 3 लोग हो गए और 2 एक्सपर्ट हो गए, टोटल 9 लोगों की बात कर रहा है। उसके बाद सर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पावर टू इन्वेस्टिगेट। सर ये इंपॉर्टेंट है। अगर एक एनएफआरए है, वो जाके उसने ऑडिटर का ऑडिट किया थोड़ा सा, ऑडिटर का ऑडिट कौन कर रहा है? एनएफआरए कर रहा है, और उसको लग रहा है यार कुछ तो गड़बड़ है दया, मेरे को इन्वेस्टिगेट करना है, कुछ तो मिसकंडक्ट हो रहा है, शायद ये कंपनी स्कैम कर रही है और शायद स्कैम में ऑडिटर भी इन्वॉल्व है। तो सर इन्वेस्टिगेट करने के लिए आप क्या
कर सकते हो सर, द एनएफआरए शैल हैव द पावर टू इन्वेस्टिगेट ईदर सुओ मोटू और ऑन अ रेफरेंस बाय सीजी इनटू द मैटर ऑफ प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट। सर कौन से मैटर पे इन्वेस्टिगेट करोगे? मिसकंडक्ट के मैटर पे। और या तो आप सुओ मोटू यानी कि ऑन इट्स ओन मोशन, यानी कि खुद से, या फिर क्या सर, और या फिर ऑन अ रेफरेंस बाय सीजी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको एप्लीकेशन दिया कि एनएफआरए जब भिड़ जाओ ऑडिटर के पीछे, तो आप भिड़ जाना ऑडिटर के पीछे। सर अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जहां एनएफआरए खड़ा हो जाता है लाइन वहीं खत्म हो जाती है। मतलब क्या? वेयर द एनएफआरए हैज इनिशिएटेड सच इन्वेस्टिगेशन नो अदर इंस्टीट्यूट शैल कंटिन्यू एनी प्रोसीडिंग्स। कोई भी और इस पे काम नहीं करेगा। एनएफआरए बन जाए एनएफआरए पूरा काम करेगा। सर एनएफआरए जहां प्रोसीडिंग इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है, नो अदर इंस्टीट्यूशन विल इन्वेस्टिगेट इन सच मैटर। मतलब आईसीआई हट जाता हूं पछड़े। ठीक है, उसके बाद से मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो आपके पास कौन से पावर होंगे? अगर आप एनएफआरए इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो वो सेम पावर होंगे जो सिविल कोर्ट के पास पावर होते हैं जब वो कोई ट्रायल करते हैं। तो सिविल कोर्ट के पास क्या पावर होते हैं? सर ये चार जो आपको याद रखने हैं। पहला, डिस्कवरी और प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। आप सामने वाले को बोल सकते हो मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट्स दे या अदर डॉक्यूमेंट दे। दूसरा, समनिंग एंड एनफोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग देम ऑन ओथ। मतलब क्या? समनिंग एंड एनफोर्सिंग मतलब बुला सकते हो आप उसको कि मेरे ऑफिस में आ, और ऑफिस में आने के बाद उसका एग्जामिनेशन ऑन ओथ ले सकते हो। मतलब गीता पे हाथ रख के कसम खिलवाना। पर सर एग्जामिनेशन ओथ मतलब क्या? जो भी तुम मुझसे कहोगे ना वो तुम्हारे अगेंस्ट कोर्ट में यूज किया जा सकता है। उसके बाद सर, इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर और डॉक्यूमेंट एट एनी प्लेस। जो हमको चाहिए था तुमसे मंगवा लिया, जो हमको चाहिए हम वहां आके भी क्या कर सकते हैं? इंस्पेक्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट, इशूइंग कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। क्या कहा मैंने? इशूइंग कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट्स। इशूइंग कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट। अरे मेरी बात समझे क्या? डिड यू अंडरस्टैंड और डिड यू नॉट अंडरस्टैंड? ये सर ये क्या हो गया? ये आपका पावर टू इन्वेस्टिगेट हो गया। अब राजा उसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनना, वेयर द प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट इज प्रूव्ड। सर अगर आपने ये सारा मिसकंडक्ट का इन्वेस्टिगेशन किया, मतलब एनएफआरए गया और वो देख रहा है अजय देवगन दिखा कैसे काम किया तूने विमल पान मसाला का, और उसको पता चला भैया फ्रॉड है या मिसकंडक्ट है, तो वो क्या करेगा? सर मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों, कौन लायबल होगा, इंडिविजुअल या फर्म? अगर इंडिविजुअल ऑडिट कर रहे हैं तो इंडिविजुअल को लगेगा मिनिमम 1 लाख रुपया, और मैक्सिमम जितना उसको फीस मिला है उसका 5 गुना तक का क्या लग सकता है? सर फाइन लग सकता है। और अगर फर्म हो तो मिनिमम 5 लाख, 1 लाख नहीं 5 लाख, और फीस के तुम्हारे 10 गुना तक का तुमको फाइन लग सकता है। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट पेनल्टी है राजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेनल्टी है, इसको याद कर लो। सबसे पहले तो इंडिविजुअल और फर्म को क्या बोला? ओए फाइन दे। कितना? तू 1 लाख रुपए से लेके 5 टाइम ऑफ रेम्यूनरेशन तक। अच्छा तू फर्म है, इंडिविजुअल नहीं है, तो 5 लाख रुपए से लेकर के 10 टाइम्स ऑफ रेम्यूनरेशन तक। पर सर सिर्फ फीस से काम नहीं चलेगा, तुम उसको दीपार दोगे। दीदार दे वो वाला नहीं सर, डी बार। सर आप उसको डी बार कर दोगे। एनएफआरए विल डी बार हिम फ्रॉम फ्रॉम ऑडिट और वैल्यूएशन। ना तो कोई ऑडिट का काम करेगा ना वैल्यूएशन का काम करेगा। कितने समय तक सर? 6 महीने से लेकर 10 साल तक, जो एनएफआरए की मर्जी। वो बोल सकते हैं अजय देवगन 10 साल तक तू ऑडिट का काम नहीं करेगा। अरे बड़ी बात है भाई, पर एनएफआरए आपकी लंका लगा सकता है, मतलब फाइन तो लेगा, ये तो छोटी बात है, पर आपसे क्या ले लेगा? आपसे पूरा ऑडिट और वैल्यूएशन का काम ले लेगा अगले 6 महीने से लेकर 10 साल तक का, जैसी उसकी मर्जी हो, जितना आप उसको नाराज करो। अब सर मान लो एनएफआरए ने आप पे ये ऑर्डर पास कर दिया, पर आपको लग रहा है एनएफआरए ने जबरदस्ती दादागिरी करी है, तो आप जाके अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील कर सकते हो। सर अपीलेट ट्रिब्यूनल मतलब क्या? जो एनसीएलटी के भी ऊपर होता है, एनसीएलटी के ऊपर आता है एनसीएलटी। एनसीएलटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, उसके पास जाके आप अपील कर सकते हो। सर समझे क्या मेरी बात? अब छोटे मोटे पॉइंट्स है सर, ये वाले तो पॉइंट्स आप देख लेना। मैं आपको अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं कि सर आपने एनएफआरए एनएफआरए तो किया, पर क्या एनएफआरए किसी भी ऑडिटर को जाके धर सकता है? नहीं सर, एनएफआरए सिर्फ उन ऑडिटर को धरता है जो बड़े बड़े ऑडिट करते हैं। तो एनएफआरए किसका ऑडिट करता है सर? एनएफआरए में इन्वेस्टिगेट ऑडिटर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज, जो कंपनीज पे काम कर रहे हैं। जैसा पहला, कंपनीज हु स्टॉक्स आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। सर अगर आप एक इंडिया के ऑडिटर हो पर आपका जो क्लाइंट है वो इंडिया में लिस्टेड है या इंडिया के बाहर लिस्टेड है, कहीं भी लिस्टेड है, आप उसको क्या कर सकते हो? धर सकते हो। दूसरा सर, इफ यू आर डूइंग ऑडिट ऑफ एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल टू 500 करोड़, टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 1000 करोड़, बहुत बड़ी बड़ी बात है सर। एंड आउटस्टैंडिंग लोन और डिबेंचर नॉट लेस देन 500 करोड़, मतलब आउटस्टैंडिंग लोन और डिबेंचर भी क्या है? मोर देन इक्वल टू 500 करोड़। तो उस केस में आपके ऑडिटर का इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। मतलब सर जो बड़े बड़े कंपनीज है ना, उनके ऑडिटर के पीछे एनएफआरए पड़ेगा। अरे तुमको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो पहला सर हो गया लिस्टेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। दूसरा, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी 500, 1000, 500।
पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर, आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग। उसके बाद तीसरा सर चार स्पेशल कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी और स्पेशल एक्ट वाली कंपनी। ये हो गया तीसरा कैटेगरी। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात ध्यान से सुनना। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी जो एनएफआरए को सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेफरेंस दिया है इन पब्लिक इंटरेस्ट कि भैया इसके ऑडिट का तो वो इन्वेस्टिगेशन कर ले, तो एनएफआरए उसका इन्वेस्टिगेशन कर लेगा। जैसे सर, जैसे कि मान लो बोट, बोट जॉर्मन गुप्ता की कंपनी है, वो एक छोटी कंपनी है, मान लो वो ये तीनों लिमिट ब्रीच नहीं करती है, पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग से बोला ओए बोर्ड का जरा ऑडिट करके बताना क्या चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन करके बताना, तो सर क्या करेगा एनएफआरए, बोर्ड के ऑडिटर के पीछे जाएगा और पूरा इन्वेस्टिगेशन करके बताएगा कि कोई मिसकंडक्ट तो नहीं कर रहे। और लास्ट में सर इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी है कि ऊपर जितने भी कंपनीज है उनकी कोई इंडिया के बाहर सब्सिडरी है जो मटेरियल सब्सिडी है, मटेरियल मतलब 20% से ज्यादा इनकम देती है या 20% से ज्यादा नेटवर्थ देती है, तो उसके ऑडिटर का भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। सुनो कौन सर, बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया which is subsidiary or associate of the above mentioned company if the income or net worth of such subsidiary or associate exceeds 20% of consolidated income or net worth। मतलब सर मेरी बात सुनना, चार कंपनीज पहले आपने कौन से कहे, पहला आपने कहा लिस्टेड कंपनी, फिर आपने कहा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो पेड अप शेयर कैपिटल 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, और उसके बाद उसका आउटस्टैंडिंग लोन वगैरह जो है 500 करोड़ या उससे ज्यादा है। फिर उसके बाद आपने कहा चार स्पेशल कंपनी, इंश्योरेंस, बैंकिंग, आपका इलेक्ट्रिसिटी और उसके बाद आपको स्पेशल एक्ट वाली कंपनी। फिर आपने कहा कोई भी कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसका रेफरेंस देगा। सर ये सब तो ठीक है, ये सब लेकिन इंडिया में है, पर इनकी कोई अगर आउटसाइड इंडिया कोई एक सब्सिडरी है, आउटसाइड इंडिया सब्सिडी है या एसोसिएट है, और ये जो आउटसाइड इंडिया सब्सिडी है ना, ये 20% से ज्यादा इनकम या नेटवर्थ देती है, तो इसका ऑडिटर जो है ना उसका भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। ये याद रखना सर, ये एनएफआरए का प्रोविजन है। अब दोस्तों मेरे को एक बात बताओ, एनएफआरए को पता कैसे चलेगा कि इन सारे कंपनीज में ऑडिटर कौन है? दोस्तों सुनो मेरी बात, अगर आप एक कंपनी हो तो आपको कंपनीज एक्ट के अंदर एडीटी 1 फॉर्म फाइल करना पड़ता है आरओसी के पास। जैसे ही आप क्या करो, आप एक ऑडिटर को अपॉइंट करो, जैसे ही ऑडिटर को अपॉइंट करो 15 दिन के अंदर एडीटी 1 फाइल करना पड़ता है आरओसी के पास, हम आरओसी से मांग लेंगे। पर अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट हो, मतलब आप कंपनी नहीं, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हो, आप अगर ऑडिटर अपॉइंट करते हो ना, तो 15 दिन के अंदर आपको एनएफआरए 1 फाइल करना पड़ेगा एनएफआरए के पास, और इससे पता चलता है इनको कि कौन कौन तुम्हारा ऑडिटर है। समझे क्या सर? अब मेरे को ये बताओ सर, एक बार अगर आपका एनएफआरए पीछे पड़ गया तो क्या जीवन भर पड़ा रहेगा? नहीं सर, सुनो, ये जो इतने सारे लिमिट्स आपको ऊपर दे रखे हैं ना, ये वाले खास करके, एक बार आप ये लिमिट के नीचे आ गए और अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर तक ये लिमिट्स ब्रीच नहीं होते ना, तो एनएफआरए आपका पीछा छोड़ देगा। क्या कहा मैंने? अगर 3 साल तक लगातार को आपका ना तो पेड अप शेयर कैपिटल लिमिट क्रॉस किया, ना टर्नओवर, ना ही आउटस्टैंडिंग लोन, तो आपका एनएफआरए पीछा छोड़ देगा। ये यहां पे लिखा है, जो पेड अप शेयर कैपिटल, वेर पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर और आउटस्टैंडिंग लोन फॉल्स बिलो 3 consecutive ईयर, एनएफआरए स्टॉप्स गवर्निंग। आपके पीछे एनएफआरए नहीं पड़ेगा। ये पूरा डिटेल रिवीजन था सर आपके एनएफआरए का। अरे समझे क्या आप मेरी बात? डिड यू अंडरस्टैंड सर? उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना सर। आपका आखिरी सेक्शन इस चैप्टर का जो बचता है वो है आपका 135। सर 135 किस चीज के बारे में बात करता है? आराम आराम से स्क्रिबल करते जाओ सर। सबसे पहले मेरे को बताओ, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रहा है विनोद? देख रहा है विनोद? सुनो सर मेरी बात, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपको समझना पड़ेगा सीएसआर कौन सी कंपनीज को करना पड़ता है, कौन सी कंपनीज को सीएसआर एप्लीकेबल होगा। सर हर वो कंपनी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, और जिसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, वो लोगों को क्या करना पड़ेगा ड्यूरिंग द ईयर। अगर आपका ये लिमिट्स क्रॉस होता है ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर, अगर आपका ये लिमिट्स क्रॉस होता है तो आपको सीएसआर कमिटी बनाना पड़ेगा। क्या बोलते हैं? सीएसआर कमिटी बनाना पड़ेगा। कब सर? अगर नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा। सर ये लिमिट्स बहुत बड़े बड़े हैं, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना सर। उसके बाद मैंने क्या कहा, प्लीज ध्यान से सुनते जाओ। हाँ जी सर, सेक्शन 135 क्या कहता है? सेक्शन 135 कहता है कि सीएसआर कमेटी का क्या होगा। सबसे पहले सीएसआर की बात करते हैं। कौन सी कंपनी को सीएसआर लगेगा? अगर आपका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, और नेट प्रॉफिट जो है वो आपका 5 करोड़ या उससे ज्यादा है। सर अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इन लोगों को सीएसआर कमेटी बनाना पड़ेगा। सर सीएसआर कमेटी में कितने लोग होंगे? राजा ध्यान से सुनना, सीएसआर कमेटी में होंगे 3 या 3 से ज्यादा डायरेक्टर, 3 या 3 से ज्यादा डायरेक्टर। पर मेरी बात सुनना, 3 डायरेक्टर तो होंगे लेकिन उसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। पर सर
अगर मेरी कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जरूरत नहीं है, हाँ तो तू सिर्फ दो ही डायरेक्टर बिठा ले, तेरे को वो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की सीट खाली छोड़ देना। बस अगर प्राइवेट कंपनी है जिसमें सिर्फ दो डायरेक्टर है, हाँ तो नहीं मतलब तू दो डायरेक्टर बिठा ले और तेरा सीएसआर कमिटी वैसे ही बैठेगा। पर सर अगर मैं एक फॉरेन कंपनी हूं, मैं एक फॉरेन कंपनी हूं, तो उस केस में तो सर उस केस में भी सेम प्रोविजन होगा। आपके दो लोग होंगे जो बेसिकली डायरेक्टर होते हैं। सर यहां हम इंडिया में डायरेक्टर बोलते हैं, वहां कुछ और बोलते होंगे, तो उनसे बिठा देना, पर दो लोग तो हमको चाहिए एटलीस्ट टू आपके सीएसआर कमिटी में। इसका मतलब फॉरेन कंपनी को भी सीएसआर का प्रोविजन अप्लाई होता है अगर तुम्हारा नेटवर्थ, टर्नओवर या नेट प्रॉफिट जो है लिमिट क्रॉस करता है। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, सर बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं। सर आपने कहा नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा, मेरे को बताओगे नेट प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? सर बहुत बड़ी बात है कि आप यहां पे नेट प्रॉफिट को जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस लोगे, आप प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस लोगे, ये ध्यान रखना। और तो और अगर 3 लगातार साल तक आप ये कोई भी लिमिट मीट नहीं करते, तो उस केस में क्या होगा, आपको सीएसआर का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब एक बार अगर अप्लाई हो जाए ना, तो 3 साल तक तो लगेगा ही लगेगा, पर 3 साल तक लगातार अगर आप सीएसआर का लिमिट रीच नहीं कर रहे, देन सीएसआर विल स्टॉप अप्लाइंग। अब सर हमने आपको कहा कि सीएसआर का कमिटी बनाना पड़ेगा, पर राजा मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपका जो सीएसआर का खर्चा है, वो अगर खर्चा जो है वो 50 लाख से कम है, खर्चा मतलब जो अमाउंट आप खर्च करने वाले हो वो अगर 50 लाख से कम है ना, तो आपको सीएसआर कमिटी बनाने की जरूरत नहीं है। आपका काम जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देख लेगा, आपको सीएसआर कमिटी बनाने की जरूरत नहीं है। इतने छोटे से अमाउंट के लिए क्या आप सीएसआर कमिटी बनाओगे? मान लो आपको 10 लाख रुपए का सीएसआर का खर्चा करना है, हाँ तो डिसाइड कर लेगा कहां खर्च करना है, उसके लिए अलग से कमिटी बनाने की जरूरत नहीं है। इवन इफ your net worth is more than 5,000 crore, 500 crore, turnover is more than 1,000 crore, net profit is more than 5 crore, भी आपको सीएसआर का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद सर आपके सीएसआर कमिटी में कौन कौन है वो अपने बोर्ड रिपोर्ट में बताइएगा जरा। और उसके बाद सर आपके सीएसआर कमिटी का फंक्शन क्या है? सर फंक्शन क्या है, सबसे पहले तो भैया सीएसआर पॉलिसी बनाओ कि हमारी कंपनी कौन कौन से एक्टिविटीज को प्रमोट करना चाहती है। उसके बाद सर आप अमाउंट बताओ कि कितना अमाउंट हमको खर्च करना चाहिए, और उसके बाद आप मॉनिटर करोगे सीएसआर का पॉलिसी के हिसाब से खर्चा हुआ है कि नहीं। मान लो हमने पॉलिसी बनाया कि हम क्लीन गंगा में खर्च करेंगे, कि हम गंगा को साफ करने में खर्च करेंगे, और कितना खर्च करेंगे? 10 करोड़। तो उसके बाद मॉनिटर भी करना पड़ेगा कि हमने उसी प्रोजेक्ट के लिए उतना ही रुपया खर्च किया है। ये पूरा काम होगा सीएसआर कमेटी का। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा, उसके पास सबसे पहले सीएसआर कमेटी एक पॉलिसी बनाएगा। सीएसआर कमेटी जो पॉलिसी बनाएगा ना, वो क्या करेगा, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भेजेगा अप्रूवल के लिए। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा, उस पॉलिसी को रिव्यू करेगा और उसको अप्रूव कर देगा। और उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी ये इंश्योर करेगा कि जो एक्टिविटीज हमने अप्रूव किए उसी के हिसाब से सीएसआर खर्चा हो रहा है ना, कोई डिविएशन तो नहीं है। अब सर सवाल ये, सीएसआर का खर्चा करोगे कितना राजा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आप सीएसआर का खर्चा करोगे अपने पिछले 3 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट का 2%। अपने पिछले 3 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट, टोटल एग्रीगेट नहीं, एवरेज एवरेज निकालने के बाद आप उसका 2% निकालना, और वो 2% आपको खर्च करना पड़ेगा एज पर सीएसआर पॉलिसी। सर अगर मैं आपको कहूं पिछले 3 साल का मेरा एवरेज नेट प्रॉफिट था 7 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़ और 8 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़ और 8 करोड़, तो बताओ मेरे को सीएसआर का खर्चा कितना करना पड़ेगा? सर आप पहले पूछोगे सर ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है कि आफ्टर टैक्स है, तो मैंने कहा ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो ये नेट प्रॉफिट हो गया। तो सर कैसे निकालोगे आप पहले इसका एवरेज निकालोगे डिवाइडेड बाई 3 करके, तो एवरेज आएगा आपका 7 करोड़। और ये जो 7 करोड़ का एवरेज है इसका 2%, यानी कि कितना आएगा सर? 7 करोड़ का 2% बताइएगा जरा, ये आपका करीबन 14 लाख आएगा। ये 14 लाख रुपीस का आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सीएसआर में खर्चा करना पड़ेगा। 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, द की वर्ड हियर इज एवरेज। अब दोस्तों उसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनते जाना, सर अगर आपको 3 साल हुए ही नहीं है कंपनी को, 3 साल से कम हुए, तो उस केस में भैया जितने साल हुए उसका एवरेज ले लेना। उसके बाद सर ये सीएसआर का खर्चा कहां करोगे? मैं सोच रहा हूं रशिया में बहुत ज्यादा गरीबी है, रशिया में जाके खर्च कर देता हूं। ओ नालायक, इसको जाके तू लोकल एरिया में खर्च करने की कोशिश कर। अगर लोकल एरिया में नहीं खर्च कर पाता है ना, कोई बात नहीं, इसको इंडिया के अंदर खर्च करना, पर इंडिया के बाहर जाके खर्च करने की जरूरत नहीं है। अब सर मेरे को ये बताओ, जितना मेरे को बोला गया था उतना अगर मैं खर्च नहीं कर पाया तो क्या होगा, और अगर मैंने एक्सेस खर्चा कर दिया तो क्या होगा? सर मेरे को जितना बोला गया था, मेरे को बोला गया था 14 लाख रुपए का खर्चा करना सीएसआर में, पर मान लो मैं सिर्फ 8 लाख रुपए ही खर्च कर पाया, बाकी 6 लाख रुपए में खर्च नहीं कर पाया, तो दोस्तों देखो, या तो ऐसा हो सकता है कि ये 6 लाख खर्च इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि ये किसी ऑनलाइन प्रोजेक्ट के लिए था जो टोटल 3 साल में खर्च होता है, तो उस केस में तुम क्या करो, अलग से उसको रख लो। पर अगर वो केस नहीं था, मतलब ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं था, तो आप इसको 6 महीने के अंदर शेड्यूल 7 वाले फंड में डालोगे। सर कौन से वाले फंड में? शेड्यूल 7 वाले फंड में। कितने समय के अंदर? 6 महीने के अंदर। आप 6 महीने के अंदर उसको शेड्यूल 7 वाले फंड में डालोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए सर। तो आप क्या करोगे,
आप सबसे पहले तो आप रीजंस बताना कि मैंने क्यों खर्च नहीं कर पाया। या आप अपने 134 के बोर्ड रिपोर्ट में बताओगे कि सॉरी शेयर होल्डर्स, मैं इसको खर्च क्यों नहीं कर पाया। पर आप उसको अपने पास रख ही नहीं सकते सर, दान पुण्य करना ही पड़ेगा। आप शेड्यूल 7 के फंड में डाल दो, सरकार देख लेगी उसको कैसे खर्च करना है। पर सर अगर आपने ज्यादा खर्च कर दिया तो क्या होगा। अगर आपको 14 लाख रुपए खर्च करने थे पर आपने 18 लाख रुपए खर्च कर दिए तो सर अगर आपने ज्यादा खर्च कर दिया ना, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जो भी एक्सेस है आप उसको आगे आने वाले 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर सकते हो। आप आने वाले 3 साल तक सेट ऑफ कर सकते हो। पहले के जमाने में सीएसआर का स्पेंड कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ नहीं होता था, के जमाने में होता है सर, आप उसको कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कर सकते हो। बट सर मेरे को बताओ, जब आप एक्सेस को कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कर रहे हो तो क्या चीजें नहीं आएगी। ध्यान सुनना दोस्तों, आपका जब एक्सेस कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो एक्सेस में आपका सरप्लस नहीं आएगा जो आपकी सीएसआर एक्टिविटी से आ रहा है। सरप्लस नहीं आएगा का क्या मतलब होता है सर, मेरी बात ध्यान से सुनना। सर एक्सेस क्या होता है और सरप्लस क्या होता है। मेरे को 14 लाख रुपए खर्च करने थे, तो मैंने सोचा 14 लाख रुपए का मैं क्या बनवाऊंगा, एक हॉस्पिटल बनवाऊंगा जहां पे कैंसर का ट्रीटमेंट होगा। दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, उस 14 लाख रुपए को खर्च करना था, पर मैंने इस हॉस्पिटल का काम शुरू करने के पहले बाहर मैंने गणेश जी की मूर्ति बैठाई, और गणेश जी की मूर्ति में चंदा देते देते लोगों ने 5 लाख रुपए तो चंदा दे दिया। सर मेरे को ये जो 5 लाख रुपए का सरप्लस मिला है, इसको एक्सेस नहीं कहते, इसको कहते हैं सरप्लस। क्या ये मेरा बिजनेस प्रॉफिट है? नहीं सर, ये मेरा बिजनेस प्रॉफिट नहीं। क्या मैं इसको पीएनएल में लेके जाऊंगा? नहीं सर, मैं इसको पीएनएल में लेके नहीं जाऊंगा। तो ये 5 लाख का क्या करेगा सर, या तो आप इसको उसी ऑनगोइंग उसी प्रोजेक्ट में एज इट इज खर्च कर दो, जिस प्रोजेक्ट से आया है। कौन से प्रोजेक्ट से? हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट से, तो उसी में एज इट इज खर्च कर दो। वरना आप इसको ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स वाले फंड में डाल के आप इसको अगले 3 साल में खर्च कर लेना। या फिर अगर नहीं हो रहा है तो 6 महीने के अंदर आप शेड्यूल 7 फंड वाले में डाल दो। पर आप ये पैसा, इट इज नॉट योर मनी टू यूज, इट इज योर मनी टू स्पेंड, तो आप इसको खर्च कर देना। तो अब मैंने क्या किया सर, इस साल ये 14 लाख रुपए खर्च करने थे, और 5 लाख रुपए जो मेरे को सरप्लस क्या है वो भी खर्च करने थे। तो मैंने टोटल कितना खर्च कर दिया, टोटल मेरे को करना चाहिए था 19, मैंने खर्च कर दिया 20। अब सर मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरे को 19 नहीं करना चाहिए था, टोटल तो मेरे को 14 लाख रुपए करने थे ना, और मैंने 20 लाख रुपए खर्च किए, तो मेरे को 6 लाख रुपए का सर एक्सेस बोलोगे क्या मेरा? नहीं भाई, तेरा 6 लाख रुपए एक्सेस नहीं है, तूने सिर्फ 1 लाख रुपए ज्यादा किए। ये 5 लाख रुपए तो वैसे भी तेरे नहीं थे, तेरे को खर्च करना ही था। तो सर एक्सेस डज नॉट इंक्लूड सरप्लस। तो एक्सेस में आपका 6 लाख नहीं आएगा, 1 लाख रुपए आएगा, 5 लाख रुपए का सरप्लस हट जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, जब आप आगे कैरी फॉरवर्ड करोगे तो सरप्लस मतलब जो उसी प्रोजेक्ट से थोड़ा मोड़ा पैसा आया उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे। सर समझे क्या मेरी बात? हाँ, डिड यू अंडरस्टैंड? आगे बढ़ू? चलो सर आगे बढ़ते हैं, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं सर। आगे बढ़ेंगे राजा, पर मेरी आगे बढ़ने के पहले रिक्वेस्ट है, आपको अगर समझ आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि ये हर उस बच्चे तक पहुंच जाए जिसको ये चैप्टर सुनने की जरूरत है। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट पे मेरे को जरूर बता देना ये रिविजन आपको कैसे हेल्प कर रहे हैं, बिकॉज आई नो, आई टेल यू समथिंग, योर अप्रिसिएशन इज माई मोटिवेशन। आई ऑलवेज से दिस, योर अप्रिसिएशन इज माई मोटिवेशन। सो टू मेक श्योर दैट आई ब्रिंग मोर सच एनर्जेटिक रिविजन वीडियोस एंड मोर सच डिटेल्ड वीडियोस, आप लोगों को वीडियो लाइक करके कमेंट जरूर करना पड़ेगा। और हे कान्हा, प्लीज जो भी ये बच्चा इस वीडियो को लाइक करेगा, भगवान उसको मेरे तरफ से हर सब्जेक्ट में एक एक नंबर ऐड करवा देना ना भगवान, प्लीज। टीचर की दुआ लगती है सर। मेरी बात सुनो, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना दोस्तों। सर आगे बढ़ते हैं, क्या कहा मैंने? ट्रांसफर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट टू स्पेशल अकाउंट। सर ये क्या है कि ये कहता है कि भैया आपका जो भी अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मतलब आपने कहा कि मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूं, उसमें मेरे को 3 साल लगेगा, तो मैं ओवर द पीरियड खर्चा करूंगा। हाँ तो खर्च कर लेना ओवर द पीरियड। कैसे करेगा? जैसे ही साल खत्म हुआ उसके 30 दिन के अंदर तू एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, एक स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, जिसका नाम होगा अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट, और 3 साल के अंदर अंदर उसको खर्च कर लेना। मतलब सर मान लो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात करूं तो 30 डेज के अंदर ट्रांसफर कर देना, और साल खत्म होने के 3 साल के अंदर खर्च कर लेना। और अगर खर्च नहीं कर पाया तो जैसे ही साल खत्म होगा ना, 3 साल उसके बाद भी तो अपने पास रख नहीं पाएगा, तेरे को डालना पड़ेगा शेड्यूल 7 के फंड में। सर अभी तक आपने देखा है कि शेड्यूल 7 के फंड में 6 महीने के अंदर जाता है, पर भैया यहां पे तेरे को सिर्फ 30 दिन मिलेंगे, क्योंकि तू ऑलरेडी 3 साल लेट हो चुका है।
3 साल तक तूने ऑलरेडी खर्च नहीं किया, अब तेरे को 6 महीना और नहीं देंगे, तेरे को क्या करना पड़ेगा, तेरे को शेड्यूल 7 वाले फंड में 30 डेज के अंदर अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा। सर ये आपका पॉइंट नंबर 6 हो गया। अब सर डिफॉल्ट अंडर 5 और 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अगर आपने कोई डिफॉल्ट किया तो क्या होगा, मतलब सीएसआर का खर्चा नहीं किया या शेड्यूल 7 के फंड में नहीं डाला, तो कंपनी को लाइबिलिटी लगेगी लोअर ऑफ 2 times ऑफ द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर्ड, जो तुमने खर्च नहीं किया, और 1 करोड़ रुपीज विच एवर इज लोअर। मतलब तुम्हारा जितना भी अमाउंट तुमको देना था वो नहीं दिया, उसके तो उसका दुगना लगान देना पड़ेगा। और सर ऑफिसर इन डिफॉल्ट को क्या होगा, 1/10 ऑफ दैट अमाउंट एंड 2 लाख रुपीज विच एवर इज लोअर। ऑफिसर इन डिफॉल्ट को ज्यादा नहीं, 1/10 ऑफ अमाउंट। मतलब मान लो तुमको 14 लाख रुपए खर्च करने थे, तुमने 8 लाख रुपए खर्च किए, पर तुमको करना, तुम्हारा शॉर्टफॉल कितना हो गया, 6 लाख। 6 लाख तुमको शेड्यूल 7 फंड में डालना चाहिए था, पर तुमने अगर नहीं डाला तो कंपनी को लगेगा 12 लाख रुपए का पेनल्टी, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को लगेगा 6 लाख का 10%, यानी कि 60,000 रुपए का पेनल्टी, और 2 lakhs विच एवर इज लोअर। सर ये फाइन लग जाएगा किसको, कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को। सर ये तो आपका एक्ट था। अब बहुत सारे रूल्स है, रूल्स में जो इंपॉर्टेंट बातें वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मेरी बात सुनना, सर सीएसआर में आप सारा खर्चा इंडिया में करने की कोशिश करोगे, पर सीएसआर के खर्चे में 6 ऐसे खर्चे होते हैं जिसको हम कभी भी सीएसआर का खर्चा नहीं बोल सकते, जिसका शॉर्टकट है स्पेल एफबी। स्पेल क्या है सर, एस स्पॉन्सरशिप। अगर सर आप कहीं पे स्पॉन्सरशिप का पैसा दे रहे हो और आप उसमें अपने कंपनी का बैनर वगैरह लगा रहे हो, सर मान लो कोई सत्संग हो रहा था, सत्संग तुमने क्या कर दिया, स्पॉन्सर कर दिया थोड़ा सा, तो तुमने बोला मैं रिलीजियस एक्टिविटी के लिए खर्चा कर रहा हूं। नहीं भैया नहीं, तुम अगर अपना स्पॉन्सरशिप करके एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हो ना, इट इज मार्केटिंग स्पेंड एंड नॉट योर सीएसआर स्पेंड। दूसरा सर पॉलिटिकल, अगर मैं पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करूं उसको सीएसआर नहीं माना जाता। तीसरा एम्प्लॉय, सर मैं कोई ऐसा खर्चा कर रहा हूं जो मेरे एम्प्लॉइज के फेवर में है, तो उसको भी सीएसआर नहीं माना जाता। जैसे कि अगर मैंने एक स्कूल खोल दिया जहां मैंने बोला सर मेरे एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ेंगे, तो भैया ये तेरा सीएसआर नहीं है, ये तेरा सैलरी एक्सपेंस है। तो एम्प्लॉय को 1 लाख देने की जगह 90,000 दे रहा है और उसके बच्चे को स्कूल में पढ़ा रहा है, तो ये सीएसआर एक्सपेंस है। चौथा लॉ, जो भी खर्चा आपको लॉ के कंप्लायंस के लिए करना पड़ता है वो तो आपको करना पड़ेगा, सीएसआर खर्चा नहीं माना जाएगा। जैसे कि अगर आपने पेट्रोल पानी में से सीबेड में से पेट्रोल निकालने के लिए अगर वहां पे आपने गड्ढा किया, तो अभी लॉ कहता है कि आपको वो गड्ढा पूरा भरना पड़ेगा वरना नुकसान हो सकता है। तो सर अभी लॉ के कहने पे अगर आप वो खर्चा कर रहे हो ना, तो आप ये नहीं बोल सकते मैं चैरिटी कर रहा हूं। इट इज समथिंग दैट यू हैव टू लीगली अंडरटेक। पांचवा फॉरेन एक्सपेंस, सर अगर आप कोई भी खर्चा इंडिया के बाहर जाके कर रहे हो उसको सीएसआर नहीं माना जाएगा। पर अगर आप स्टेट लेवल और नेशनल लेवल प्लेयर्स को अगर इंडिया के बाहर ले जाके ट्रेनिंग देते हो, इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेनिंग देते हो, तो उस केस में सर उसको सीएसआर का खर्चा मान लिया जाएगा। और लास्ट बिजनेस, सर कोई भी ऐसा खर्चा जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, जैसे मैंने अगर फ्री में मेरी अल्टीमेट सोल्यूशन की बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करी है, तो वो मेरा सीएसआर का खर्चा नहीं है भाई, इट इज रिलेटेड टू द बिजनेस एंड हेंस इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सीएसआर एक्सपेंडिचर। अरे समझे क्या आप? तो 6 खर्चे क्या हो गए सर, स्पेल एफबी, स्पेल क्या हो गया, एस आपका स्पॉन्सरशिप, पी पॉलिटिकल, ई एम्प्लॉय, एल लॉ, एफ फॉरेन, बी बिजनेस। बिजनेस से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। पर दोस्तों देखो एक बात बोलूं, बिजनेस से रिलेटेड तो नहीं होना चाहिए, पर अगर आप बिजनेस से रिलेटेड, जैसे कि अगर आप एक ड्रग्स की कंपनी हो, अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हो तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को सीएसआर नहीं मानेंगे। और जब कोविड आया था ना, तो एक बार के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि कोविड पे खर्चा करोगे ना, तो माना कि वो आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है, पर फिर भी उसको सीएसआर मान लिया जाएगा। तुम प्लीज कोविड पे खर्चा करो। और उसके बाद सर ये आपका पूरे 6 पॉइंट हो गए। अब दोस्तों एडमिन ओवरहेड क्या होता है, सर एडमिन ओवरहेड होता है क्या, वो फर्क नहीं पड़ता। और एडमिन ओवरहेड मतलब जो सैलरी, जो जनरल एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस आप देते हो, ये आपके उस साल के टोटल सीएसआर के 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। सर नेट प्रॉफिट में आपको क्या बोला था मैंने, नेट प्रॉफिट मींस प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पर नेट प्रॉफिट में ना 2 चीजें एक्सक्लूड कर देना। कौन सी 2 चीजें सर, पहला जो भी आपको ओवरसीज ब्रांच से प्रॉफिट आ रहा है, जो भी आपको इंडिया के बाहर के ब्रांच से प्रॉफिट आ रहा है, ओवरसीज ब्रांच से आने वाले प्रॉफिट को क्या कर देना राजा, एक्सक्लूड कर देना। क्यों, जो पैसा इंडिया से कमाया है ना उसी पे सीएसआर करेंगे, बाहर वाले पैसे का सीएसआर नहीं करेंगे। और दूसरा सर, अगर आपको किसी और कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है और जो अदर कंपनी है ना वो खुद सीएसआर का प्रोविजन कंप्लाई कर रही है, तो फिर उसके डिविडेंड पे आपको वापस सीएसआर का खर्चा नहीं करना पड़ेगा। मान लो रिलायंस जियो है, मान लो रिलायंस इंडस्ट्री है, रिलायंस इंडस्ट्रीज को 10 लाख रुपए मिले, कहां से, रिलायंस इंडस्ट्री को 10 लाख रुपए मिले एज ए डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस जियो। अब सर रिलायंस जियो जो है वो खुद अपने प्रॉफिट का 2% सीएसआर कर चुका है, उसमें से वो डिविडेंड निकाल के किसको दिया, रिलायंस को, तो वापस से इस 10 लाख रुपए पे 2% का सीएसआर करने की जरूरत नहीं है। तो सर 2 चीजें एक्सक्लूड करोगे, ओवरसीज ब्रांच और डिविडेंड फ्रॉम अ कंपनी टू विच सीएसआर प्रोविजन ऑलरेडी अप्लाइज। सर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है, जो 3 साल या उससे ज्यादा चलता है। अब दोस्तों उसके बाद याद रखना, ये जो प्रोविजन है ये फॉरेन कंपनी को भी अप्लाई होगा, जो सेक्शन 2 क्लास 42 में है, फॉरेन कंपनी को भी अप्लाई होगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताओ सर सीएसआर का खर्चा करेंगे कैसे,
जिसे कि आपका रिलायंस इंडस्ट्री है वो 1100-1200 करोड़ का सीएसआर का खर्चा करता है। सीएसआर का खर्चा करेगा कैसे? सर देखो तरीके अलग है। पहला, या तो आप एक ट्रस्ट बना लो, पब्लिक ट्रस्ट, या फिर आप एक रजिस्टर्ड सोसाइटी बना लो, या आप एक सेक्शन 8 कंपनी बना लो। सर आप या तो ट्रस्ट बना लो, या सोसाइटी बना लो, या सेक्शन 8 कंपनी बना लो अलग से, और उस कंपनी को पैसा दे देना और बोलना तू इस बिहाफ में खर्चा कर ले। सर ये जो आप कंपनी को पैसा दे रहे हो, ये कंपनी हो गया या ट्रस्ट हो गया, जो या जो ये आपका सोसाइटी है, इसको जाके एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सर कौन सा रजिस्ट्रेशन? इसको जाके एक यूनिक सीएसआर रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। कैसे मिलेगा? रजिस्ट्रार के पास फॉर्म सीएसआर 1 फाइल करो और वो आपको यूनिक सीएसआर रजिस्ट्रेशन नंबर देगा। इसके साथ आप क्या कर सकते हो सर? खर्चा। सर क्या दो कंपनी मिल करके कोलैबोरेट करके सीएसआर का खर्चा कर सकते हैं? अंबानी और अडानी ने मिल करके बोला चलो भारत लूटे, भारत बढ़ाए, क्या वो कर सकते हैं? द आंसर इज यस, आप कर सकते हो कोलैबोरेट, पर याद रखना आपके आपके अपने अपने सीएसआर के खर्चे का हिसाब अलग अलग होना चाहिए, तब तक ठीक है, पर आप मिलकर खर्चा कर सकते हो। अब दोस्तों उसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनो। सर सीएसआर कमेटी बनेगी, सीएसआर कमेटी का काम क्या होगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर सीएसआर एक्सपेंडिचर में कुछ बातें ध्यान रखना। एडमिन ओवरहेड कभी भी उस साल के सीएसआर का 5% से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब इस साल का सीएसआर मान लो आपका 10 करोड़ का है, कि 10 करोड़ तेरे को खर्चा करना है, तो मैक्सिमम 50 लाख तो एडमिन में खर्चा करेगा। सैलरी हो गया, ओवरहेड्स हो गया, ये सब में मैक्सिमम 50 लाख खर्च करेगा। दूसरा सर, जब भी आपका कोई सरप्लस आता है, मैंने ऑलरेडी बताया जो आपके हॉस्पिटल के बाहर मंदिर लगा था, तो सरप्लस में ध्यान रखना इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बिजनेस प्रॉफिट, उसको वापस से उसी प्रोजेक्ट में डाला जाएगा। इट विल बी फ्लोड बैक इनटू द सेम प्रोजेक्ट, उसको वापस उसी प्रोजेक्ट में डाला जाएगा। या फिर अगर नहीं डाल पा रहे हो, अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट में डाल दो और उसको सीएसआर पॉलिसी के हिसाब से खर्च कर दो। वो भी नहीं कर पा रहे हो तो शेड्यूल 7 के हिसाब से 6 महीने के अंदर ट्रांसफर कर दो, ताकि शेड्यूल 7 खर्च कर दे, पर उसका खर्चा करना जरूरी है। सर मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं सीएसआर के खर्चे के नाम पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खरीद सकता हूं? सर ये तो क्या हो गया, एक्सपेंस की जगह इन्वेस्टमेंट हो गया। क्या मैं बिल्डिंग खरीद सकता हूं? हाँ तो खरीद, लेकिन फिर अपने नाम पे मत खरीदना, तू उसको सेक्शन 8 कंपनी या उसको ट्रस्ट या सोसाइटी के नाम पे खरीदना, और तू अपने नाम पे उसको मत खरीदना, तब तक चलेगा। तू कैपिटल एसेट भी खरीद सकता है। सर उसके बाद सीएसआर रिपोर्टिंग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर बोर्ड जब अपना रिपोर्ट बनाएगा ना, तो उसमें वो एक रिपोर्ट डालेगा, एनुअल रिपोर्ट ऑन सीएसआर। उसमें वो बताएगा हमारी कंपनी ने क्या क्या उखाड़ा है, ये आपको एनुअल रिपोर्ट डालना पड़ेगा। सर उसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनना, एक पॉइंट आता है इंपैक्ट असेसमेंट का। सर इंपैक्ट असेसमेंट में क्या होता है, आप ये बताओ जो खर्चा हम कर रहे हैं उसका कोई इंपैक्ट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है? सर इंपैक्ट हो रहा है कैसे पता चलेगा? असेसमेंट करना पड़ेगा। कैसे करोगे सर? अगर एक कंपनी है जिसका सीएसआर ऑब्लिगेशन 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, सीएसआर ऑब्लिगेशन 10 करोड़ या उससे ज्यादा है ओवरऑल पूरे साल, इन द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले 3 साल तक लगातार 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ का खर्चा कर रही है, तो उस कंपनी को क्या करना पड़ेगा? इंपैक्ट असेसमेंट। कैसे करेगा सर? एक इंडिपेंडेंट एजेंसी हायर करो। मान लो आपने इंडिपेंडेंट एजेंसी हायर किया और उसको बोला सुनिए हमने एक प्रोजेक्ट किया था क्लीन गंगा, तुम देखो गंगा कितनी क्लीन हुई है, तो सर इसको कहते हैं इंपैक्ट असेसमेंट। सर पर कौन से प्रोजेक्ट का इंपैक्ट असेसमेंट करोगे? सर वो प्रोजेक्ट जिसपे 1 करोड़ से ज्यादा का खर्चा हुआ है। अरे सर पर एक सेकंड, अभी तो आपने बोला था 10 करोड़ का खर्चा होना चाहिए ना सर? नहीं, 10 करोड़ टोटल सीएसआर है पिछले 3 साल का, हर साल 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़, पर उसमें अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं सर। तो जो प्रोजेक्ट में 1 करोड़ या उससे ज्यादा खर्चा कर रहे हो और जिसको कंप्लीट हुए एंड विच हैज बीन कंप्लीटेड नॉट लेस देन 1 ईयर बिफोर अंडरटेकिंग, मतलब जिसको खत्म हुए 1 साल से ऊपर हो गए, सर कल गंगा साफ करोगे, आज चेक करोगे तो सही मिलेगा ना? आप चेक तो तब करो जब 1 साल हो चुके हैं। तो 1 साल हो चुके हैं, 1 करोड़ से ज्यादा का खर्चा है और 10 करोड़ से ज्यादा आपका सीएसआर खर्चा है पिछले 3 साल का, तो इंपैक्ट असेसमेंट इंडिपेंडेंट एजेंसी से करवाना। सर अब बड़ा सवाल, सर जो इंडिपेंडेंट एजेंसी को मैंने इंपैक्ट असेसमेंट करने के लिए 10 लाख रुपए की फीस दी, क्या वो फीस को मैं सीएसआर खर्चा मान सकता हूं इस साल का? रॉ ने बोला हाँ, पर उसकी लिमिट है हायर ऑफ 2% ऑफ टोटल सीएसआर ऑफ दिस ईयर और 50 लाख विच एवर इज हायर, इतना तू अपने फीस को सीएसआर का खर्चा मान सकता है। मतलब तेरा इस साल का टोटल सीएसआर कितना है? मैंने बोला सर इस साल का तो 1 करोड़ है, उसका 2% कितना होता है? 2 लाख या 50 लाख विच एवर इज हायर, मतलब तू 50 लाख तक को क्या मान सकता है? अपना सीएसआर का खर्चा मान सकता है। अरे समझे क्या? अब सर उसके बाद लास्ट मेरी बात सुनना ध्यान से। सर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक छोटा सा सीएसआर रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। कौन से फॉर्म में? सीएसआर 2 में। सर सीएसआर 1 में तो आप आरओसी को अप्लाई कर रहे थे सीएसआर रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए, क्या करोगे? एक रिपोर्ट बनाओगे और आरओसी को दोगे। और आरओसी को कब दोगे सर? आप अपने फॉर्म एओसी 4 या एओसी 4 एक्सबीआरएल के साथ दोगे। सर ये एओसी 4 क्या है? जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह बनता है, जो आप फाइल करते हो किसके पास? आरओसी के पास। आपका जो सेक्शन 137 जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को देते हो एजीएम के 30 डेज के अंदर, उसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा? सीएसआर 2 देना पड़ेगा। सर ये पॉइंट जो सेकंड पॉइंट है अभी आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, पर आपको सीएसआर 2 देना पड़ेगा। और उसके बाद सर याद रखना, कोविड से रिलेटेड बहुत सारे खर्चे
सीएसआर में लाए गए थे। जैसे कि क्या हो गया सर, आपका कोविड रिलेटेड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ऑक्सीजन मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हो गए, उसके अलावा आपका वैक्सीनेशन का कोई खर्चा हो गया, अवेयरनेस कैंपेन हो गए, कोई उसके अलावा टेम्पररी केयर फैसिलिटीज हो गए, ये सारे खर्चे आपके हर घर तिरंगा कैंपेन सीएसआर में आता है, ये सारे आपके सीएसआर में आते हैं। मेरी बात एकदम ध्यान से याद रखना सर, ये हो गया आपका पूरा का पूरा सीएसआर का प्रोविजन, जिसमें आपने पूरा सीएसआर एंड टू एंड रिवाइज किया। अरे तुमको समझा क्या? हाँ, डिड यू अंडरस्टैंड और डिड यू नॉट अंडरस्टैंड सर? यस और नो? फटाफट चैट पे बताओ। हाँ जी, आ जाओ सर, बस दो क्वेश्चन इसके करवाऊंगा जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ क्वेश्चन बैंक पे। हाँ जी सर, ये देखो सर, आ जाओ आपकी क्वेश्चन बैंक में ऑडिट एंड ऑडिटर्स वाले चैप्टर पे। सॉरी, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज पे। सर अकाउंट्स ऑफ कंपनीज में अगर आप देखोगे, एक आपका मई 23 नवंबर 23 में एक सिमिलर क्वेश्चन आ रखा था, वो मैं आपको करवाना चाहता हूं। ये किसके बारे में बात करता है सर? लगभग ये बात करता है आपके सीएसआर के बारे में, पूरा सेक्शन है ये। बस एक क्वेश्चन करेंगे और फिर सेशन खत्म कर देंगे। क्या कहते हैं सर? द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एबीसी सिक्योरिटीज सर्विसेज was 200 crore divided into 20 crore equity share of rupees 10 each at the end of the financial year having its registered office at Mumbai। ठीक है, उसका क्या है सर? इन्होंने क्या कह दिया? 200 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल है सर। दिस कंपनी हैज बीन रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 300 करोड़। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है, ऑथराइज्ड कैपिटल 300 करोड़, इशूड शेयर कैपिटल 200 करोड़, और उसके अलावा आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है 200 करोड़ का है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 80 करोड़ का है, प्रॉफिट एंड लॉस 80 करोड़ का है, रिजर्व्स 25 करोड़ और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 10 करोड़। सर ये सब डिटेल क्यों दे रहा होगा? क्यों दे रहा होगा देखते हैं, पर इन्होंने बहुत सारी अलग अलग चीजें दी है, एसपीए वगैरह दिया है। सर मैं बताऊं क्यों दे रहा है? सर ये आपको सीएसआर का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा कि नहीं, उसके लिए आपका नेटवर्थ चेक करना पड़ता है आपको, और इससे आप नेटवर्थ निकालोगे। सर उसके बाद क्या लिखा है? टर्नओवर इस साल का कितना है? 800 करोड़, मतलब लिमिट से कम है। नेटवर्थ अगर 500 करोड़ से ज्यादा होगा तो आपकी कंपनी को सीएसआर लग जाएगा। सर नेटवर्थ में क्या आएगा? पेड अप शेयर कैपिटल आएगा, फ्री रिजर्व आएगा, एसपीए आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, और रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ रीवैल्यूएशन नहीं आएगा, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटन ऑफ नहीं आएगा। सर ये मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटन ऑफ तो बल्कि आप माइनस करोगे, पर फिर भी अगर आप ये जोड़ लो ना, आपका 500 करोड़ क्रॉस हो जाता है सर, तो आपकी नेटवर्थ क्रॉस हो गई 500 करोड़, और आपको क्या करना पड़ेगा? सीएसआर का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने क्या कहा? नेट प्रॉफिट जो है इनका सीएसआर के हिसाब से आया 4 करोड़ ओनली। नेट प्रॉफिट सीएसआर के हिसाब से सिर्फ 4 करोड़ का आया। सीएस ऑफ द कंपनी एडवाइस दैट द कंपनी अट्रैक्ट सेक्शन 135, वो बोल रहे हैं 135 लगेगा, इसलिए 30 अप्रैल को उसने सीएसआर कमिटी बना दी, जिसमें कौन है? एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, और चार अलग डायरेक्टर है। टोटल 7 लोग है। बहुत सही भाई, तुमने सीएसआर कमिटी बना दी। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव आंसर द फॉलोइंग। इज द कंटेंशन ऑफ प्रवीण कंपनी सेक्रेटरी दैट द कंपनी अट्रैक्ट्स प्रोविजन ऑफ 135 एंड इज रिक्वायर्ड टू फाइल फॉर्म अ सीएसआर कमिटी इज करेक्ट? सर क्या करेक्ट है? सर आप नेटवर्थ निकालोगे 2 क्लॉज 57 के हिसाब से, नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है तो आपको सीएसआर कमेटी लगेगा। सीएसआर कमेटी में कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, जिसमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। सर आपके 3 डायरेक्टर है, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, वेरी गुड। उसके बाद क्या लिखा है? इट वॉज डिसाइडेड दैट मोहन सिंह, वेंकटेश ईशा एंड भावना, मोहन सिंह, वेंकटेश ईशा एंड भावना, ये 4 लोग, ठीक है, ईशा और भावना विल बी मेंबर्स ऑफ द सीएसआर कमिटी। अच्छा, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, एक सेकंड, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है भैया, एक सेकंड। उन्होंने अभी तो डिसाइड किया सीएसआर कमिटी बनाएंगे, सर सीएसआर कमिटी बनाएंगे, वो ठीक है, ये टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। उसमें से इन्होंने क्या बोला? हम मोहन को लेंगे, वेंकटेश ईशा और भावना को लेंगे मेंबर्स की तरफ। इज द डिसीजन करेक्ट इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट? सर देखो, 3 डायरेक्टर जिसमें एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए, भावना इंडिपेंडेंट है और 3 डायरेक्टर्स हो गए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका पूरा कंप्लायंस हो गया। तो सर आप देखो कि एज पर द रिक्वायरमेंट सीएसआर कमिटी 3 और मोर डायरेक्टर्स जिसमें से एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो ये जो डिसीजन इन्होंने लिया है ये करेक्ट है। और ऊपर आप देखोगे कि नेटवर्थ इज नॉट लेस देन 500 करोड़, इसलिए आपको सीएसआर कमिटी का प्रोविजन लग जाएगा। सर इट इज अ गुड क्वेश्चन, यू शुड राइट डाउन। इन्होंने नेटवर्थ का डेफिनेशन दिया है, पूरा नेटवर्थ मींस पेड अप शेयर कैपिटल, रिजर्व्स ऐड करो, एसपीए ऐड करो, सब ऐड करो। अच्छा, अच्छा बनाया है सर इन्होंने क्वेश्चन। आप जिनको नेटवर्थ क्लिक नहीं करता, आप शायद गलत सॉल्व करके आ जाते, ठीक है।
सर क्वेश्चन नंबर 24 जो है ये आज का आपका डीपीक्यू है। आज का क्वेश्चन नंबर 24 आपका डीपीक्यू है। प्लीज ये क्वेश्चन को अच्छे से लिख के आना और पूरा पूरा बना करके आना दोस्तों। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। आई विल सी यू अगेन टुमारो इन टुमारो सेशन, जहां पे हम पूरा का पूरा ऑडिट ऑफ कंपनीज या तो एक सेशन में या दो सेशन में पूरा रिविजन करेंगे। पर मैं मिलूंगा आपसे कल। Until then, take care and study well. I will see you in the next session. Until then, this is your CA Buddy Shubha. एक सेकेंड जाने के पहले राजा, जिनको ये बुक्स चाहिए, समरी नोट्स और क्वेश्चन बैंक, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप ले सकते हैं। दूसरा, आप लोगों का रिवीजन जो है आपका कंटिन्यूअसली चलता रहेगा और आप रोज 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 करके हम रिवीजन भी खत्म कर देंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद मी रेगुलरली। प्लीज दोस्तों मेरी एक बात समझना, सीए इंटर में एक चीज जिसकी बहुत कमी है बच्चों में, वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ रोज नहीं पढ़ोगे ना, तो आपको वो डिजायर्ड रिजल्ट जो भी चाहिए आपको वो नहीं मिलेगा। पर ऑन द कॉन्ट्रारी, अगर आप रोज मेहनत करके रोज सर कंसिस्टेंटली अगर कर लोगे ना वो चीज, आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा। सबसे पहला कॉन्फिडेंस तो ये आएगा कि भाई मैं अपने कंट्रोल में हूं। मतलब जो भी चीज मैं सोचता हूं वो मैं करता हूं, जो मैं सोचता हूं वो मैं डेफिनेटली करता हूं। तो ये कंट्रोल जब आपके पास आएगा ना, तो आपके लिए पढ़ना बहुत ईजी बन जाएगा। एग्जाम्स को भी कुछ ही समय बचे हैं, बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। प्लीज इन रिवीजन वीडियोस का भरपूर फायदा उठाओ, एकदम मक्खन की तरह पढ़ो और कोई भी सब्जेक्ट में 60 से कम की टारगेट ही मत करना। जो सब्जेक्ट आपकी स्ट्रेंथ है उसमें तो 60 आना ही आना चाहिए। जो सब्जेक्ट आपकी वीकनेस है उसमें इतनी मेहनत करो कि एग्जाम का पेपर अगर हल्का भी आ गया ना तो मैं 60 के ऊपर चला जाऊंगा। पर सर एग्जामिशन की तैयारी करनी पड़ेगी। सर मैं चाहता हूं आप अपने एग्जाम के लिए आने वाले समय में जितना भी समय बचा है, आने वाला 2 महीना 3 महीना, इतना अच्छे से इन्वेस्ट करो कि आने वाली 2-3 जनरेशन सुधर जाए आपकी। पर सर भाई अगर ये 2-3 महीने में टफरी मारोगे ना राजा, the results may disappoint you and we don't want to be disappointed. We want to be very happy when we see the results, right? And that is why all you have to do is, आज का पूरा दिन बचा है, इतनी मेहनत करो जितनी आज तक आपने नहीं करी। कल की मेहनत मैं आपके साथ संभाल लूंगा। ठीक है दोस्तों, बस आज बहुत जोर शोर से मेहनत करके कल की क्लास में आना। दोस्तों कल की क्लास सुबह वही 9 बजे मिल रहेगी। मैं 9 बजे मिलता हूं आपसे कल सुबह। थैंक यू सो मच। दैट्स इट फॉर टुडे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई सी यू ऑल टुमारो। टेक केयर। दिस इज योर सीए बडी शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।